Assalamu alaikum YouTube people. I hope you guys are doing well. So we will be starting a new chapter today जिसका नाम है Moments of Forces. हमारी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लें और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग इसके पास से पर क्वेश्चंस कर लेंगे. And if you are worried like you haven't done anything from this chapter, so you might not get something or miss something, so I can assure you that won't be a problem इंशाल्लाह. मैं हर चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से करवाऊँगा और आसान लफ्ज़ों में समझाऊँगा ताकि आपको समझ आ सके. ठीक है, सबसे पहले मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस होता क्या है इसको समझते हैं. अब आप अपने अराउंड चीज़ों को ज़रा ऑब्ज़र्व करो. अपने घर के अंदर ही देखो, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप फोर्स लगा के चीज़ों को टर्न कर रहे होते हो. जैसे आपका डोर हैंडल है या आपका दरवाज़ा है. लेट्स सपोज़ आपके वॉशरूम का दरवाज़ा है और आपने जाना है वॉशरूम. अब वॉशरूम जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और दरवाज़ा खोलने के लिए आपको इस हैंडल को नीचे की तरफ पुश करना पड़ेगा. राइट, ये हैंडल कुछ इस तरह से था, आपने इसको पुश किया और पुश करने के बाद ये कुछ इस तरह हो गया. हुआ क्या, आपका हैंडल रोटेट कर गया. आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाने के बाद फोर्स का यूज़ करते हुए आपने हैंडल को रोटेट किया. आपके बेसिन की टूटी, राइट, उसको भी आप फोर्स लगा के रोटेट करते हो. सीजर्स को भी आप फोर्स लगा के रोटेट करते हो. आपका दरवाज़ा भी रोटेट होता है, अगर आप उसको जान लगा के धक्का मारते हो तो वो रोटेट होता है. तो बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में जहाँ पर आप फोर्स लगा के चीज़ों को टर्न करते हो. ठीक है, बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन टर्न और रोटेट एन ऑब्जेक्ट. दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ मोमेंट. फोर्स से आप एक चीज़ को चला सकते हो, रोक सकते हो, राइट. फोर्स लगा के आप किसी चीज़ को टर्न भी कर सकते हो. एंड उस टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को हम नाम देते हैं एज मोमेंट. ये वो लम्हे वाला मोमेंट नहीं है, ये मोमेंट है. ओके, मोमेंट इज़ द, अच्छा अब इसकी डेफिनेशन जो आपने याद करनी है, दिस इज़ द डेफिनेशन यू हैव टू मेमोराइज. एंड अगर एग्जाम में वो आपसे पूछते हैं डिफाइन मोमेंट, तो आपने ये लिखना है, मोमेंट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पिवट. ठीक है, मोमेंट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पिवट. अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर आपने सी सॉ देखा हो जहाँ पर दो बच्चे बैठते हैं और झूले मिलते हैं ऊपर नीचे, बहुत मज़ा आता है, मैं अभी भी लेता हूँ. ठीक है, सो होता क्या है यहाँ पर कि आपका सीसा जो है वो रोटेट करता है. कभी ये साइड ऊपर आती है, ये साइड नीचे आती है, कभी ये साइड नीचे आती है, ये साइड ऊपर आती है, ऐसा ही है. फिर आपने स्पैनर भी देखा होगा. मेरे ख्याल में आपने स्पैनर नहीं देखा होगा, हाँ वर्कशॉप वगैरह पे देखा होगा, बट मेरे घर पड़ा हुआ है, मुझे यूज़ भी करना आता है बहुत अच्छी तरह, मैंने बहुत यूज़ किया है. तो बेसिकली इससे आप नट खोलते हो, ये स्क्रू देख रहे हो, ये स्क्रू खोलते हो. आप इस स्पैनर को स्क्रू के अंदर लगाते हो और फिर यहाँ से जान लगाते हो और स्क्रू खुलता है. तो कर क्या रहे हो, आप बेसिकली फोर्स लगा के इस स्पैनर को रोटेट करवा रहे हो, टर्न करवा रहे हो. टर्निंग इफेक्ट है, यहाँ पर भी मोमेंट है. अगर आप यहाँ पर सीजर्स को देखो तो आप दो फिंगर्स यहाँ पर डालते हो, दो फिंगर्स यहाँ पर डालते हो. जब आप आउटवर्ड फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, ये सीजर्स इस तरह खुल जाती हैं, रोटेट होती हैं. एंड जब आप इनवर्ड फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, ये सीजर्स बंद हो जाती हैं इस तरह से, फिर रोटेट होती हैं. तो यहाँ पर भी आप फोर्स का यूज़ करके चीज़ों को टर्न कर रहे हो, तो यहाँ पर भी मोमेंट है. ये आपका लैपटॉप है, बहुत महंगे वाला गेमिंग लैपटॉप है. ठीक है, जिसके अंदर बहुत हैवी ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है. सो यहाँ पर भी आप देखो, जब आप स्क्रीन को पुश करोगे यहाँ से, ये स्क्रीन बेंड होगी, टर्न करेगी. तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, फोर्स लगा के किसी चीज़ को टर्न किया. तो ये एग्जांपल दिखाने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आपको बिल्कुल सही तरह समझाया जा सके कि टर्निंग इफ़ेक्ट आखिर होता क्या है. टर्निंग इफ़ेक्ट का मतलब होता है फोर्स लगा के जब किसी चीज़ को टर्न करते हैं ना हम लोग, तो उस इफ़ेक्ट को, उस टर्निंग इफ़ेक्ट को हम कहते हैं मोमेंट. आगे आ जाओ. अब बेसिकली एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट के कॉन्सेप्ट में.
ख़ुद ये खामोश होती है, ख़ुद ये नहीं हिलती है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ से रोटेशन होती है। आप सीसा में बैठते हो, आप देखते हो कि एक पॉइंट होता है जहाँ से सीसा रोटेट हो रहा होता है, जिसके अबाउट सीसा रोटेट हो रहा होता है। वो पॉइंट ख़ुद नहीं रोटेट होता। सीजर्स में जैसे सीसों में ये पॉइंट जो होता है, आप गौर करना, ये पॉइंट नहीं रोटेट होता। ये वो पॉइंट है जहाँ से रोटेशन होती है। अगर आप स्पैनर को देखो तो ये पॉइंट, ये पिवट है, ये ख़ुद नहीं रोटेट होता, लेकिन वो पॉइंट है जहाँ से रोटेशन होती है। अगर आप सीजर्स में देखो तो ये सेंट्रल वाला जो नट होता है, ये ख़ुद रोटेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ से रोटेशन होती है। एंड लैपटॉप के भी यहाँ पर एक मैकेनिज़्म लगा होता है, एक पिवट लगा होता है। तो पिवट बेसिकली होता है क्या? पिवट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ से रोटेशन होती है, ये ख़ुद रोटेट नहीं होता। पिवट is a point from where the rotation occurs. The pivot itself does not rotates. ठीक है, अभी तक पढ़ा टर्निंग इफेक्ट क्या होता है। टर्निंग इफेक्ट मोमेंट कहा जाता है, और मोमेंट का मतलब होता है जब आप फोर्स लगा के किसी चीज़ को टर्न करते हो, तो उस इफेक्ट को हम लोग टर्निंग इफेक्ट कहते हैं, और टर्निंग इफेक्ट को मोमेंट कहते हैं। ठीक है, और हमने डेफिनेशन भी देखी, कुछ एग्जांपल्स भी देखी, और पिवट का मतलब भी समझा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि मोमेंट है क्या, ताकि आगे बढ़ने से पहले, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पे जाने से पहले आपको पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं मोमेंट के ऊपर, लाइक सिलेबस कंटेंट के ऊपर, कि आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, फिज़िक्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये सीखनी है कि हमने मोमेंट निकालना कैसे, मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करना है। तो मोमेंट क्या है? मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मुझे पता है किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा काम है समझाना। मोमेंट क्या होता है, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। हमने सिर्फ ये सीखना है कि कौन सी फोर्स और कौन सा डिस्टेंस। यूजुअली हम इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर कहते हैं, बट इसमें और भी कंडीशंस हैं। एक छोटी सी प्यारी सी एग्जांपल करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। एक 5 रुपये वाली एग्जांपल है, पहले वो करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। कैलकुलेट द मोमेंट प्रोड्यूस बाय द फ्रेड अबाउट पिवट पी। हमारे पास एक बच्चा है बहुत प्यारा, एज यू कैन सी, जिसका नाम है फ्रेड, और ये रहा आपका पिवट। हमने मोमेंट निकालने। अब होगा क्या कि जब ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, जैसे इमेजिन करो, जब ये फ्रेड यहाँ पर बैठेगा तो ये पूरी की पूरी बार क्या होगी, पूरी की पूरी बार रोटेट करेगी, और जब रोटेट करेगी तो एक टर्निंग इफेक्ट होगा फोर्स का, यानी मोमेंट होगा। तो वो मोमेंट हमने कैलकुलेट करना है। एंड हाउ टू डू दैट, लेट्स फाइंड आउट। स्टेप नंबर 1, आपने कभी भी किसी भी फोर्स का मोमेंट निकालना है अबाउट अ पिवट, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने फोर्स डिटरमाइन करनी है। इन दिस केस फोर्स वेट है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, और वो है 900 न्यूटन्स। माशाल्लाह 90 kg का फ्रेड है, वेट इज़ 900, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बनानी है एक स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह से। इसको डॉटेड कर देंगे और रेड कर देते हैं ताकि देखने के लिए आसानी हो। ये मेरी फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रही है, जो कि रोटेशन कॉज करेगी, जिसकी वजह से रोटेशन होगी। और ये डॉटेड लाइन क्या है, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये मुझे बता रही है कि मेरी फोर्स किस लाइन में लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, किस प्लेन में लग रही है। ठीक है, अच्छा। और ये मेरा डिस्टेंस है पिवट से, जो कि है 5 मीटर्स। तो याद रखो हमेशा कि मोमेंट निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहला आपको चाहिए फोर्स, और दूसरा आपको चाहिए डिस्टेंस।
लेकिन फोर्स आपको वो चाहिए जो कि मोमेंट क्रिएट कर रही है। और डिस्टेंस आपको कौन सा चाहिए? डिस्टेंस आपको चाहिए वो डिस्टेंस जो कि पिवट से है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कुछ भी नहीं है, अभी बस ये याद रखो कि ये आपकी फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बस उस डायरेक्शन में उसके ऊपर एक लंबी लाइन खींच दो, वो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो मोमेंट निकालने के लिए आपको फोर्स चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। फोर्स वो चाहिए जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है और डिस्टेंस वो चाहिए जो पिवट से है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज पे है। फिर क्या भाई, फिर कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय 900 gives us 4500। अब यूनिट कौन सा लगाने हैं? एक क्वांटिटी की पहचान बनती है यूनिट से, तो यूनिट तो लाजमी है, हम अपना यूनिट खुद बनाएंगे। आ जाओ, यहाँ पर फोर्स आपने ली है किसके अंदर? न्यूटन्स के अंदर, और डिस्टेंस आपने लिया है मीटर्स के अंदर। बिकॉज बोथ क्वांटिटीज आर बीइंग मल्टीप्लाइड, विल मल्टीप्लाई देयर यूनिट्स एज वेल। मल्टीप्लाई कर दो। अब मैथ्स में क्या करते थे, जब दो यूनिट्स जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वाई एक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनको सिंपली एक्स वाई या वाई एक्स लिख देते थे, याद है? हम यहाँ पर भी यही करेंगे। न्यूटन मीटर आपका यूनिट है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि फोर्स आप किस यूनिट में ले रहे हो और डिस्टेंस आप किस यूनिट में ले रहे हो, ठीक है? तो ये एक सस्ती सी एग्जांपल थी, एक और करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने फ्रेड को उठा के थोड़ा सा पिवट के पास ले आया हूँ। नाउ अगेन कैलकुलेट द मोमेंट प्रोड्यूस बाय फ्रेड अबाउट पिवट पी। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप अगेन क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाना है। नहीं, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने फोर्स फिगर आउट करनी है। तो इन दिस केस वो फोर्स जो कि मोमेंट प्रोड्यूस करेगी वो क्या है? वो वेट है। इस वेट की वजह से ये पूरी की पूरी बार जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी, राइट? तो ये वो फोर्स है जो कि मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पर हम बनाएंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये रही आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिसको हम डॉटेड कर देते हैं फ़िलहाल। और क्या चाहिए आपको? और आपको डिस्टेंस चाहिए जो कि पिवट से है और लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है, वो भी है आपके पास 2 मीटर्स। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो ना। जब सब कुछ है तो फिर वेट किस चीज़ का? मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है? फोर्स आपके पास 900 है और अब डिस्टेंस 2 है, आ गया 1800। यूनिट्स का ख़ास ख्याल रखना है। सिंस आपने फोर्स ली न्यूटन्स में, डिस्टेंस लिया मीटर्स में, तो आपका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर, ठीक है? स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने फोर्स डिटरमाइन करनी है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनानी है। स्टेप नंबर 3 क्या है कि आपने डिस्टेंस ढूंढना है जो कि पिवट से हो और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्रीज बना रहा हो, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आई होप दैट मेक्स सेंस। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अच्छा जी, तो अब मैंने कर दिया है थोड़ी सी रिप्लेसमेंट। बहुत होगी भाई फ्रेड की बात है। नाउ वी हैव अ लेडी जिसका नाम है लिली। ऑलराइट, सो डोंट जज हर बाय द नेम। एज यू कैन सी हर वेट इज़ 10,000 न्यूटन्स। 1000 kg की लेडी है माशाल्लाह, पैरेलल वर्ल्ड से। तो एज वी से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओके? तो कैलकुलेट द मोमेंट। अब भाई इस लेडी का मोमेंट निकाल दो। मोमेंट, ओके। सो जब भी लेडी यहाँ बैठेगी तो ऑफ कोर्स ये प्लैंक टूट जाएगा, लेकिन एज्यूम करते हैं प्लैंक नहीं टूटता है और ये कुछ इस तरह से रोटेट कर जाता है। यहाँ पर रोटेशन हुई। अब रोटेशन क्यों हुई? बिकॉज ऑफ हर वेट। तो वो फोर्स जो कि रोटेशन कॉज करेगी वो क्या है? वो इसका अपना वेट है। कम कीजिए, वेट है 10,000 न्यूटन्स। W इज इक्वल्स टू 10,000
10,000 न्यूटन्स। सबसे पहले हम बनाएंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि अगेन फोर्स, जहाँ फोर्स लगी है उस डायरेक्शन में एक लाइन बना दो और उसे सिंपली डॉटेड कर दो। अच्छा, और फिर आपको डिस्टेंस चाहिए जो कि पिवट से है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? फोर्स है 10,000 और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज 5, तो ये आ गया 50,000 न्यूटन मीटर। वाह भाई। अब सिंस मेरी फोर्स न्यूटन्स में थी और डिस्टेंस मीटर्स में था, दैट्स वाई मैंने यूनिट न्यूटन मीटर लिया है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। तो अभी हमने इंतहाई बेसिक एग्जांपल्स की। क्या किया हमने? इंतहाई बेसिक एग्जांपल्स। मुझे पता है पास पेपर्स में कुछ और ही आता है एंड कुछ और भी मैं कराऊँगा, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग्स आपके बेसिक्स होंगी ना, उतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, यकीन मानो। अब इन एग्जांपल्स का एक मकसद था। वो मकसद पता क्या था? ज़रा ध्यान से देखना। अब ज़रा इन दोनों एग्जांपल्स को ज़रा गौर से देखो, क्या फ़र्क है इनमें? सेम वेट है, सेम वेट है। क्या चीज़ डिफरेंस है भाई? डिस्टेंस का फ़र्क है ना, 2 मीटर्स एंड 5 मीटर्स। नीचे वाले एग्जांपल्स में डिस्टेंस छोटा है, बंदा पिवट के करीब बैठा हुआ है। ऊपर वाले एग्जांपल में बंदा दूर बैठा हुआ है, डिस्टेंस ज़्यादा है। वैसे 5 मीटर का शीशा होता नहीं है, बस इमेजिन कर लो। ऊपर वाले एग्जांपल में आपका मोमेंट 4500 है, 4500, एंड नीचे वाले एग्जांपल में 1800 है, 1800 है। तो यानी सिर्फ डिस्टेंस चेंज करने से आपका मोमेंट चेंज हो गया। आपने डिस्टेंस को कम किया, आपका मोमेंट कम हो गया। क्या आपने देखा? इसका मतलब क्या है? ज़रा सोचो। इसका मतलब ये है कि आपका मोमेंट डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर। आपका मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हो तो आपका मोमेंट डिक्रीज़ हो जाता है। अगर आप अपना डिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हो तो आपका मोमेंट डिक्रीज़ हो जाता है। एंड उल्टा, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हो तो मोमेंट इंक्रीज़ हो जाता है। अब ज़रा गौर करना, आपका दरवाज़ा है, वॉशरूम जा रहे हो आप, गौर करना, जब बिल्कुल एंड से खोलोगे ना हैंडल को तो कम जान लगेगी, जब थोड़ा आगे से खोलोगे तो ज़्यादा जान लगेगी। ट्राई करके देखना, मुझे बताना क्या ये काम किया या नहीं। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट, यानी मोमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाने से मोमेंट बढ़ जाता है, डिस्टेंस कम करने से मोमेंट कम हो जाता है। ये डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो कि पिवट से होता है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। पिवट से होता है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब अगली चीज़, अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल पे गौर करो, इस एग्जांपल पे गौर करो और इस एग्जांपल में गौर करो और देख के बताओ क्या डिफरेंस है। हाँ, ये डिफरेंस तो है कि अब पहले यहाँ पे लड़का था, अब यहाँ पे लड़की है, लेकिन एक और डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है इनके वेट में। लड़का बेचारा 900 न्यूटन्स के है एंड दिस लेडी इज़ 10,000 न्यूटन्स। डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल डिस्टेंस सेम है। फर्स्ट एग्जांपल में आपका मोमेंट है 4500 न्यूटन मीटर, 4500 न्यूटन मीटर। इन द लास्ट एग्जांपल योर मोमेंट इज अराउंड 50,000 न्यूटन मीटर। सच अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? तो यहाँ पर फोकस करने वाली बात यह है कि डिस्टेंस, यानी दोनों फ्रेड और लिली, they are at the same distance from the pivot, लेकिन लिली is producing a greater moment than Fred. Why? Because weight ज़्यादा है। अब यहाँ से एक और चीज़ कंक्लूड करो, जितनी ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे उतना ज़्यादा मोमेंट आप क्रिएट कर पाओगे, और जितनी कम फोर्स आप लगाओगे उतना कम मोमेंट आप क्रिएट कर पाओगे। इसका क्या मतलब है? कि मोमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एज वेल।
Increasing the force will increase the moment, and decreasing the force will decrease the moment. Relationship of moment with force and distance. भाई मोमेंट का डिस्टेंस के साथ भी गहरा ताल्लुक है, भाइयों वाला रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, और मोमेंट का फोर्स के साथ भी ब्लड रिलेशन है. इफ़ यू इंक्रीज डिस्टेंस योर मोमेंट विल इंक्रीज, इफ़ यू डिक्रीज डिस्टेंस योर मोमेंट विल डिक्रीज. सेम गोस विथ फोर्स एज वेल. फोर्स बढ़ाते हो मोमेंट बढ़ जाएगा, फोर्स कम करते हो डिस्टेंस मोमेंट कम हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इज़ दैट क्लियर? आई होप दैट मेक सेंस. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, 80% or maybe if I say 90% of the questions from this chapter are based on this concept. मोस्टली टीचर्स सिर्फ यही कॉन्सेप्ट करवाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया बेसिक से लेके क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकालते, एवरीथिंग, ताकि ये चीज़ आपको मुश्किल ना लगे. सवाल मुश्किल होता नहीं है, दिखाया जाता है. ठीक है. सो हमने मुश्किल समझना ही नहीं किसी चीज़ को भी. सबसे पहले क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. आपके घर में घड़ी होगी, घड़ी ले आओ, या अगर दीवार पे लगी है तो सीढ़ी ले आओ, सीढ़ी लगा के चढ़ जाओ ऊपर, और 5 मिनट घड़ी को घूरो. घूरना मतलब देखना, ध्यान से देखो, आंखों में आंखें मिला के उसके ना ध्यान से देखो, और देखो रेड वाली सुई कहाँ घूमती है, किस डायरेक्शन में घूमती है. जिस डायरेक्शन में वो रेड वाली सुई घूमेगी ना, वो है क्लॉक की डायरेक्शन, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. और उसके अगेंस्ट वाली डायरेक्शन हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज. अब देखो ना, रोटेशंस 2 तरह की हो सकती हैं. या तो आप किसी चीज़ को क्लॉक की डायरेक्शन में घुमा रहे हो, या तो आप किसी चीज़ को उसके अगेंस्ट घुमा रहे हो. अगर क्लॉक की डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज मोमेंट, और अगर उसके अगेंस्ट घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. रोटेशन इन क्लॉक डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में घड़ी इस तरह घूमती है ना, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 5 नहीं आता, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट. और जब कोई मोमेंट प्रोड्यूस हो ऐसी रोटेशन से जो कि क्लॉक के ऑपोजिट रोटेट कर रही है, उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. अब रिजल्टेंट मोमेंट क्या होता है? जैसे हम रिजल्टेंट फोर्स निकाला करते थे, बिल्कुल वैसे ही रिजल्टेंट मोमेंट भी निकालेंगे. ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही फोर्स लग रही हो. देयर कैन बी मल्टीपल फोर्सेस, मोर देन वन फोर्सेस, राइट. और हर फोर्स अपना एक मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही होगी, अपना एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही होगी. तो उन सब फोर्सेस का मोमेंट निकाल के एक रिजल्टेंट निकालना, उससे कहते हैं रिजल्टेंट मोमेंट. ये निकाल के दिखाता हूँ अभी. वैसे इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन इन मोस्ट केसेस फिज़िक्स के अंदर, ये बड़ी बड़ी मतलब फ़िज़िक्स में आगे जाके हम ये यूज़ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज. लाइक रूल नहीं है, लेकिन इन मोस्ट केसेस आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लेते हो और क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव लेते हो. ये याद कर लो, आसानी होगी. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव. ठीक है. एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगी. अगेन एक 5 रुपये वाली एग्जाम्पल करते हैं. कैलकुलेट रिजल्टेंट मोमेंट. है काश ऐसे सवाल हमारे एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आते. जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ आपके बेसिक्स बनाने के लिए. एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन एंड पे करेंगे ना, तो मज़ा आएगा. सबसे पहला स्टेप क्या है? हमेशा रिजल्टेंट मोमेंट का सवाल सोल्व करते हुए हमेशा आपने क्या करना है, सबसे पहले आप फोर्सेस मार्क कर लोगे. एक ये फोर्स मार्क हुई हुई है 100 न्यूटन्स, एक ये फोर्स मार्क हुई हुई है 50 न्यूटन्स. फिर आप इन दोनों के डिस्टेंसेस ढूंढोगे. ये रही इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. हो जा सेलेक्ट. ओके, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, फिर सेलेक्ट होगी. यस होगी. इसको कर देते हैं डॉटेड, फिर कर लेते हैं इसको डुप्लीकेट, और इसको भी दे देते हैं एक.
ये आ गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये आपके दो फोर्सेस हैं, एक 100 न्यूटन और एक 50 न्यूटन्स। एक तरफ आपके पास एप्पल है पाकिस्तान का और एक तरफ आपके पास है आईफोन कैलिफोर्निया का, ठीक है। और एप्पल का पिवट से डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर्स है। आप देखो ये डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर भी है, और आईफोन का डिस्टेंस 50 है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि आपने फिगर आउट करने कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। अभी हमें सिर्फ इस आईफोन की बात करते हैं। जब इस आईफोन की बात करेंगे तो आप इस एप्पल को भूल जाओ, और आप ये देखो कि ये आईफोन इस पूरे वुडन बार को किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस पूरे वुडन बार को कुछ इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मानते हो? और ये डायरेक्शन कौन सी चेक करो, ये घड़ी की डायरेक्शन के अगेंस्ट है या उसकी डायरेक्शन में है? उसकी डायरेक्शन में। तो ये क्या है? इसे क्लॉकवाइज है। मैं यहाँ पे हाईलाइटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप वहाँ पे पेन का यूज़ करोगे। तो ग्रीन इज़ फॉर क्लॉकवाइज और दूसरी वाली एंटी क्लॉकवाइज है। ये इस पूरे वुडन बार को कुछ इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करना है? आप सिंपली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेपरेट ही निकाल दो। अभी चीज़ों को बिल्कुल सा सिंपल तरीके से लेके चलेंगे। क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं। तो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने वाली फोर्स कौन सी है? 50 वाली। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 50 है, 2500। अब जिसने यहाँ पर न्यूटन मीटर लिखा वो मार खा जाएगा। क्यों मार खा जाएगा? देखो, फोर्स न्यूटन्स में है और डिस्टेंस इस बार सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में नहीं है। तो आप न्यूटन सेंटीमीटर लिखोगे बजाय न्यूटन मीटर के, ठीक है। ये आ गई आपकी क्लॉकवाइज मोमेंट। फिर आप निकाल लोगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। वो कितना आ रहा है चेक करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने वाली फोर्स कौन सी है? ये 100 है, और इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है? 40 है। ये आपको दे देगा 4000 न्यूटन सेंटीमीटर। अब रिजल्टेंट मोमेंट निकाल लें। रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, याद रखो, हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। यानी 4000 माइनस 2500, तो ये आपके पास आ रहा है 1500 न्यूटन सेंटीमीटर। अब इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? याद रखो हमेशा पॉजिटिव का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव का मतलब है क्लॉकवाइज। इसके साथ आप बाकायदा लिखोगे। आखिर में कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आप इसके साथ लिखोगे क्लॉकवाइज, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो आप लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप नीचे आ जाओ। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव हटा देते, बाद में नेगेटिव लगाते नहीं है, राइट। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये पता लगाने के लिए होता है कि आपका रिजल्टेंट मोमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर पॉजिटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव आया तो क्लॉकवाइज। वेल ऐसे अगर आप ना चाहो तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो मेरी तरह कि भाई एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्टेंट मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की और आखिर में आपने एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया। ये तरीका भी अपना सकते हो अगर आपके पास मेरे से दिमाग है। हाय, मेरी सालगिरह किसी ने नहीं मनाई, चलो हम मना लेते हैं। मेरी बर्थडे पे केक भी नहीं काटा था, अब मेरी बर्थडे कर लेते हैं। मेरे पास एक बहुत प्यारा केक मैंने बनाया है, इसका भी रिजल्टेंट मोमेंट निकालते हैं। फिज़िक्स पहले, बाद में बर्थडे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये वाला सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपने फोर्सेस रिकॉग्नाइज करनी है, के फोर्स है, के फोर्स है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे कि आप अपनी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना लोगे। एक ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गया, एक ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस फाइंड करोगे। इस फोर्स का डिस्टेंस ये रहा और इस फोर्स का डिस्टेंस ये रहा। जाहिर सी बात है यहाँ पर परपेंडिकुलर ही है, डिस्टेंसेस भी सही है, फोर्सेस भी सही है। अब हम ये पता लगाएंगे कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला केक जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में पूरे सिस्टम को घुमाना चाह रहे, एंड दिस रोटेशन इज़ नॉन एज क्लॉकवाइज। और ये वाली क्या है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज को मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगेन हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई इट आउट। आई नो दैट कि जो आपका रिजल्टेंट मोमेंट है इज इक्वल्स टू फोर्स ओहो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है 500 और इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है 2 है। और क्लॉकवाइज कितनी है, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है 600 और इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 600, ये आ गया आपके पास 400 न्यूटन मीटर, सिंस आपका जो फोर्स है न्यूटन्स में था और डिस्टेंस मीटर्स में था। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आया और क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बड़ा था क्लॉकवाइज से, तो जाहिर सी बात है मेरा रिजल्टेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब ज़्यादा फोर्सेस होती हैं ना, बहुत ज़्यादा लाइक 4 या 5 फोर्सेस, तब ये नेगेटिव पॉजिटिव बहुत काम आते हैं ऑनेस्टली। एंटी क्लॉकवाइज। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पर अगेन करते हैं रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वाली फोर्स बता सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाली फोर्स है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए 500 मल्टीप्लाई बाय 1.2 माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अपेरेंटली इस पर ये भी 600 आ रहे हैं और ये भी 600 आ रहे हैं। अब रिजल्टेंट मोमेंट 0 आ गया। जब एग्ज़ाम देते थे छोटे होते, पता नहीं आपने किया या नहीं, मैं तो बहुत करता था। पेपर देने के बाद पूरी ज्योमेट्री खाली करके ना, मेरे पास एक स्केल होता था, मैंने उसके नीचे रखनी इरेज़र और ढेर सारे इरेज़र शार्पनर्स में ले के जाता था। मैंने स्केल की दोनों तरफ चीज़ें रखना शुरू करनी जब तक स्केल बैलेंस नहीं होता था। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर रोटेशन होगी नहीं, जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। जैसे जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होती थी ना, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता था। जब रिजल्टेंट मोमेंट 0 होगा ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा। ये सिस्टम बैलेंस है, ना ये बड़ा केक नीचे जाएगा ना छोटा केक ऊपर आएगा, ये रोटेट करेगा ही नहीं। दिस सिस्टम इज बैलेंस्ड, इससे हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल आपको पेपर्स में दिए जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग और रोटेटिंग। इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ना ही मूव करता है ना ही रोटेट करता है, स्टिल कहीं नहीं जा रहा भाई, मैं मुझे ग्लू लगा दिए। अब 2 कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के स्टेट में जाने के लिए। पहला है कि आपकी रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए और दूसरा है आपका रिजल्टेंट मोमेंट 0 होना चाहिए। अभी हम फिलहाल रिजल्टेंट मोमेंट पे बात कर रहे होंगे इन मोस्ट केसेस। मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सवाल कैसे आते हैं वो देखो यहाँ पर।
मेरी बर्थडे पे केक भी नहीं काटा था, अब मेरी बर्थडे कर लेते हैं। मेरे पास एक बहुत प्यारा केक मैंने बनाया है, इसका भी रिजल्टेंट मोमेंट निकालते हैं। फिज़िक्स पहले, बाद में बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपने फोर्सेस रिकॉग्नाइज करनी है, के फोर्स है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे कि आप अपनी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना लोगे। एक ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गया, एक ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस फाइंड करोगे। इस फोर्स का डिस्टेंस ये रहा और इस फोर्स का डिस्टेंस ये रहा। जाहिर सी बात है यहाँ पर परपेंडिकुलर ही है, डिस्टेंसेस भी सही है, फोर्सेस भी सही है। अब हम ये पता लगाएंगे कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला केक जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में पूरे सिस्टम को घुमाना चाह रहे, एंड दिस रोटेशन इज़ नोन एज क्लॉकवाइज। और ये वाली क्या है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज को मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगेन हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। आई नो दैट कि जो आपका रिजल्टेंट मोमेंट है इज इक्वल्स टू फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है 500 और इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है 2 है। और क्लॉकवाइज कितनी है, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है 600 और इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 600, ये आ गया आपके पास 400 न्यूटन मीटर, सिंस आपका जो फोर्स है न्यूटन्स में था और डिस्टेंस मीटर्स में था। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आया और क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बड़ा था क्लॉकवाइज से, तो जाहिर सी बात है मेरा रिजल्टेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब ज़्यादा फोर्सेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, लाइक 4 या 5 फोर्सेस, तब ये नेगेटिव पॉजिटिव बहुत काम आते हैं ऑनेस्टली। एंटी क्लॉकवाइज। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पर अगेन करते हैं रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, ठीक है। ये वाली फोर्स बता सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाली फोर्स है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए 500 मल्टीप्लाई बाय 1.2 माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अपेरेंटली इस पर ये भी 600 आ रहे हैं और ये भी 600 आ रहे हैं। अब रिजल्टेंट मोमेंट 0 आ गया। जब एग्ज़ाम्स देते थे छोटे होते, पता नहीं आपने किया या नहीं, मैं तो बहुत करता था। पेपर देने के बाद पूरी ज्योमेट्री खाली करके ना, मेरे पास एक स्केल होता था, मैंने उसके नीचे रखनी इरेज़र और ढेर सारे इरेज़र शार्पनर्स में ले के जाता था। मैंने स्केल की दोनों तरफ चीज़ें रखना शुरू करनी जब तक स्केल बैलेंस नहीं होता था। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर रोटेशन होगी नहीं, जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। जैसे जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होती थी ना, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता था। जब रिजल्टेंट मोमेंट 0 होगा, ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा। ये सिस्टम बैलेंस है, ना ये बड़ा केक नीचे जाएगा ना छोटा केक ऊपर आएगा, ये रोटेट करेगा ही नहीं। दिस सिस्टम इज बैलेंस्ड, इससे हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल आपको पेपर्स में दिए जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग और रोटेटिंग। इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ना ही मूव करता है ना ही रोटेट करता है, स्टिल कहीं नहीं जा रहा भाई, मैं मुझे ग्लू लगा दिए। अब 2 कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के स्टेट में जाने के लिए। पहला है कि आपकी रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए और दूसरा है आपका रिजल्टेंट मोमेंट 0 होना चाहिए। अभी हम फिलहाल रिजल्टेंट मोमेंट पे बात कर रहे होंगे।
in most cases. Mostly questions from this chapter are based on the concept of equilibrium. अब सवाल कैसे आते हैं वो देखो यहाँ पर, जो चीज़ आपने सीखनी है. अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का ना एक एडवांस्ड वर्जन भी है, और उस एडवांस्ड वर्जन क्या है वो देखते हैं. गिवन दैट दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द मास ऑफ केक 2. अब इस केक का मास निकालें. तो मास निकालने से पहले इसका वेट निकालते हैं, क्योंकि वेट ही वो चीज़ है जो इसको मोमेंट कॉज कर रही है पिवट के अबाउट. तो अगेन सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मैं आराम से कॉन्फिडेंट होके कह सकता हूँ कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट. ऐसा ही है ना. अच्छा जी, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो अगेन ये रहा आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये रहा आपका क्लॉकवाइज. ठीक है. 500 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू डब्ल्यू. यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन्स. अब दिस इज द वे. मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 10 है. आपने क्या निकाल के देना है? आपने मुझे मैथ निकाल के देना है. क्या निकाल के देना है? मैथ निकाल के देना है. मुझे पता है W इज इक्वल टू mg. वेट होता है मैथ इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. वेट आपका 1000 है, मैथ आपने निकालना है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 है. यहाँ से मैथ आपका आ गया 100 kg. तो ये एक एडवांस वर्जन है. इस तरह के सवाल भी आपको आ सकते हैं. अच्छा, एक और टाइप है क्वेश्चन का जो आपको आ सकता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है. सो जैसे कि देखो यहाँ पर आपके पास ये एक वॉल है. लेट्स सपोज ये एक वॉल है. अच्छा, हमेशा ऐसे नहीं होगा कि पिवट हमेशा सेंटर में होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ये एक वॉल है और उस वॉल के साथ आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैंग कर रहा है. ओहो, रेक्टेंगल बनाया मैंने, क्या बन गया. यहाँ पर आपका एक पिवट है. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना एक फोर्स लग रही है. इस डायरेक्शन में आपने एक रस्सी बांधी है और वो रस्सी जो है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है. ठीक है. आपको 4 डिस्टेंसेस के बने. कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, सारी बात कॉन्सेप्ट की है. एक डिस्टेंस आपको ये गिवन है, एक डिस्टेंस आपको ये गिवन है, यानी यहाँ से लेके इस फोर्स तक, पिवट से लेके इस फोर्स तक. इसको D1 कह देते हैं, इसको D2 कह देते हैं. और एक ही डिस्टेंस आपको ये गिवन है. थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए. एक फोर्स आपको ये गिवन है, अब वो कह रहे हैं कि फाइंड मोमेंट अबाउट पी. फाइंड द मोमेंट अबाउट, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पी. अबाउट पी ड्यू टू फोर्स एफ. याद रखो, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना. मैंने क्या चीज़ याद करवाई थी? सबसे पहला टास्क ये है कि आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाने. जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में उसी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना दो और उसको डॉटेड बनाना. बिल्कुल लंबी सारी एक्सटेंड करनी है. ठीक है, लंबी सारी एक्सटेंड कर देना और एक बना देना लाइन इस तरह से डॉटेड. ठीक है, बना ली.
अब आपने ये देखना है कि कौन सा डिस्टेंस इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है। क्या ये डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है? क्या इन दोनों में एंगल 90 डिग्रीज है? नहीं, तो डी को कैंसिल कर दो। क्या डी 1 में और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में 90 डिग्री का एंगल है? नहीं है, इसे भी कैंसिल कर दो। क्या डी 3 में और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में 90 डिग्रीज का एंगल है? बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो मोमेंट क्या होगा? मोमेंट आपका सिंपली हो जाएगा F इंटू D3। बस कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि आपने हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनानी है, आपका डिस्टेंस हमेशा पिवट से होना चाहिए और आपका डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज में होना चाहिए। मेरे नहीं ख्याल से आपको इससे डिटेल वीडियो मिलेगी, राइट? तो आई होप सारा समझ आया हो। मैंने कोशिश यही की कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत डिटेल में समझाए जा सके, ताकि बजाय रट्टा लगाने के आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप कर क्या रहे हो। इंशाल्लाह जिस तरह फ़िज़िक्स मैंने ख़ुद पढ़ी उस तरह आपको भी पढ़ाऊँगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है, तो प्लीज़ इसको आके शेयर करना, स्प्रेड करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मज़े की बात यह है कि लेक्चर्स जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, दे आर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, और टॉपिकल्स बी सॉल्विंग इन बिटवीन विल बी लेटेस्ट एज वेल, यानी 2020 से लेके 2025 तक के सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो दैट इज़ अ मेजर एडवांटेज फॉर यू गाइस, जो लोग स्पेशली यूट्यूब से पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो कोशिश ये होगी कि वीकली बेसिस के ऊपर मैं 2 से 3 वीडियोस अपलोड करूँ रेगुलरली। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वी विल बी सॉल्विंग MCQs प्लस थ्योरी थोड़े थोड़े, ताकि इस पर ग्रिप और अच्छी हो जाए और देख सके एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट को किस तरह टेस्ट करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।